गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट अलन दरगाह हजरत लाले मशाक अंसारी का मामला फिर से गर्मा गया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से कुछ केसेस विड्रॉ करने के बाद से गुलबर्गा और अलन में नफरत अंगेज बयानों और रैलियों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर गुलबर्गा शहर के सीनियर सोशल एक्टिविस्ट और मशहूर एडवोकेट सैयद मजहर हुसैन साहब ने अहम खुलासे किए हैं। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, अलन दरगाह का विवाद कोई नया नहीं है। लगातार पिछले 60 सालों से एक सोची समझी साजिश के चलते अलन दरगाह को टारगेट किया जा रहा है। 1966 से लगातार अलन टीएमसी से लेकर कोर्ट तक बार बार झूठे दावे किए गए, पर कोई सबूत न होने की वजह से हर बार फिरका परस्तों के दावे डिसमिस होते रहे। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, पिछले 60 सालों तक दरगाह में राघव चैतन्य की समाधि बनाने का दावा किया जा रहा था और वो काम ना आया तो 2022 से शिवलिंग होने का झूठा दावा कर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। लेकिन कोर्ट और अथॉरिटीज़ ने कोई सबूत पेश न करने पर हर बार इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कांग्रेस सरकार की तरफ से विड्रॉ किए केसेस की डिटेल बताते हुए कहा, 2022 में अलन चलो जैसे प्रोग्राम्स और सियासी बयानों ने इलाके का अमन मुतासिर किया था और उसके बाद जो तनाव पैदा हुआ उसमें कई मुस्लिम नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और हत्ता के मासूम बच्चों तक के खिलाफ केसेस दर्ज कर उन्हें जेलों में डाला गया था। मजहर हुसैन एडवोकेट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त असल फितना फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया और पुलिस की सख्ती के सबब 2 अफराद की जान भी चली गई थी। मजहर एडवोकेट ने पूरी डिटेल बताते हुए कांग्रेस सरकार के केसेस वापस लेने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि बेगुनाह मुतासिरों को इंसाफ और मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही उस वक्त के जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ भी इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा कि अलन दरगाह में शिवलिंग होने का दावा करने वालों के पास कोई भी दस्तावेज सबूत नहीं है और कुछ फिरकापरस्त सियासी लोग जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने और अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मजहर हुसैन एडवोकेट ने मजीद क्या कहा है, पूरा बयान आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लाडले मशाक दरगाह के इंसिडेंट को लेकर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन एहतजाज कर रहे हैं और बयानात सामने आ रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लाडले मशाक दरगाह के जो मामला है, ये मामला नया मामला नहीं है। श्री राघव चैतन्य सेवा मंडल एक संघ रजिस्टर्ड किए थे करके एक प्लान बनाकर जो अलन के टीएमसी में एक प्लान के साथ एप्लीकेशन दिए। उसमें बताया गया है कि वहाँ पर समाधि, धर्मशाला, मंडप, मंदिर, समाधि, राघव चैतन्य की समाधि कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दो बोलकर एक एप्लीकेशन वहाँ पर दिए थे। वो एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद 1968 में टीएमसी के ऑफिशियल वहाँ पर स्पॉट को विजिट करते हैं, मुआयना करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद एक डिटेल ऑर्डर पास होता है और उस ऑर्डर के अंदर जो पास हुआ है 31/12/1968 यानी 31 दिसंबर 1968 को एक ऑर्डर आता है जिसमें साफ ये है कि वहाँ पर किसी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वहाँ पर मंदिर या पत्थर का कोई स्क्रिप्चर वो कोई वहाँ पर नहीं है। तो जो प्लान के अंदर बताया गया है वो पूरा फॉल्स है, झूठा है। ये मेंशन करके उनका जो प्रपोजल था उसको खारिज कर देते हैं। उसके बाद फिर यही श्री राघव चैतन्य सेवा मंडल 1966 में एक एप्लीकेशन सिविल दावा फाइल करते हैं। सिविल दावा OS नंबर 55 ऑफ 1966 में ये दावा फाइल करता है, कोर्ट के अंदर सामने आता है, वो दावा डिसमिस हो जाता है 1966 में दावा डिसमिस होने के बाद फिर एक मर्तबा फिर यही सेवा मंडल, श्री राघव चैतन्य सेवा मंडल और एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने दाखिल करते हैं जो OS नंबर 318 ऑफ 1993 OS नंबर 318/1993 को एक दावा यहाँ पर सिविल कोर्ट में दाखिल किया जाता है। वो दावा भी डिसमिस हो जाता है और वो दावे को रेस्टोरेशन के लिए फिर फाइल करते हैं एप्लीकेशन 18 अगस्त 2009 को। वो जो है वो रेस्टोरेशन के लिए ये होता है, उसके बाद हियरिंग होती है, हियरिंग होने के बाद वो भी डिसमिस हो जाता है। तो डिसमिस होने के बाद फिर उसको MA फाइल करते हैं। MA फाइल होने के बाद उसके बाद आर्गूमेंट होता है, बहस होती है। बहस होने के बाद 13 फरवरी 2023 को वो MA भी जो है जो फाइल किए थे वो भी दावा वहाँ पर डिसमिस हो जाता है। यानी 1960
1966 से लेकर 2023 तक जितने भी दावे वो कोर्ट के सामने दाखिल किए गए थे कि वहाँ पर श्री राघव चैतन्य की वहाँ पर समाधि है, वहाँ पर मंडप है, वो तमाम दावे खारिज होते हैं 1966 से लेकर 2023 तक। उसके बाद यहाँ पर हमारे लोकल के एक स्वामी हैं, वो प्रेस मीट करते हैं। प्रेस मीट के ज़रिए से वो प्रेस मीट 1 फरवरी 2022 को उन्होंने प्रेस मीट करते हैं। अलंग चलो का एक वहाँ पर ऐलान करते हैं। उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने एक दावा फाइल होता है। लाडले मशाक दरगाह की कमेटी, मैनेजिंग कमेटी की जानिब से एक दावा फाइल होता है। वो दावे के बाद स्टेटस को का ऑर्डर पास होता है। स्टेटस को का ऑर्डर मतलब जैसा है वैसा ही रखना है। लेकिन जब माहौल वहाँ पर ख़राब हो गया था तो यहाँ के एसपी और डिप्टी कमिश्नर साहब ने 144 लागू कर दिया। 144 लागू होने के बाद वहाँ पर पूरे पाबंदी आयद कर दी। फिर बाद में दोनों कम्युनिटी के जानिब से एक मीटिंग हुई और ये तय पाया है कि इधर से मुस्लिम कम्युनिटी से 10 लोग और हिंदू कम्युनिटी की तरफ से 10 लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पूजा या ज़ियारत जो भी है वहाँ पर करके वापस आएंगे। ये तय हो गया था। ये होने के बाद 1/3/2022 वहाँ पर 144 होने के बाद सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब वो इजाज़त किसी को भी नहीं देना था। ऑर्डर वहाँ पर कोर्ट के जानिब से ये आया था, स्टेटस को ऑर्डर होने के बाद कोई और उसके बाद 144 होने के बाद इधर से भी 10 लोगों को इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, उधर से भी 10 लोगों को इजाज़त नहीं देनी, इजाज़त दे दी। देने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा हंगामा हो गया। वो लोग प्रोसेशन लेकर आए, रैली लेकर आए, उनके हाथों में लाठियाँ थी, बस स्टैंड से जुलूस लेकर आने के बाद दरगाह को पहुँचे। यहाँ पर भी दरगाह के पास लोग, बहुत कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। 1/3/2022 को 4 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। 1/3/2022 को क्राइम नंबर 26, क्राइम नंबर 27, क्राइम नंबर 28, डेट ऑफ इंसिडेंट, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, टाइम ऑफ इंसिडेंट और 4 क्राइम एक ही दिन में, सेम ट्रांसैक्शन में 4 क्रिमिनल केसेस एक दिन में रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद यही डेट को यानी 1/3/2022 के इंसिडेंट के लेकर फिर 3/3/2022 का और एक केस रजिस्टर्ड होता है। यही 1/3 को जो इंसिडेंट हो गया था वही इंसिडेंट को लेके 3/3 को केस रजिस्टर्ड करते हैं, यानी टोटल 5 केसेस हो गए। उससे पहले 28 फरवरी को 2022 को एक केस रजिस्टर्ड होता है, 6 केस। तो सेम ट्रांसैक्शन के लिए सेक्शन 220 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बोलता है, सेम चीज़ को लेकर मुख्तलिफ केसेस रजिस्टर नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है। तो वहाँ पर एफआईआर में लिखा गया है कि 2500 लोग वहाँ पर मौजूद थे। पथराव किया गया। प्रेस मीट में बीजेपी के लोग और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये बयान दे रहे हैं कि संतों के ऊपर पत्थर मारा गया, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर पत्थर मारा गया, एसपी के ऊपर पत्थर मारा गया। किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारा गया। ये पूरा झूठा बयान है। यहाँ पर अगर आप मीडिया के सामने अगर बयान दे रहे हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक जिम्मेदार अगर शख्स है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका बयान आना चाहिए। यहाँ पर आपका जो बयान है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के ऊपर अगर पत्थर अगर होता है तो डिप्टी कमिश्नर कंप्लेंट क्यों नहीं किया? एसपी के ऊपर अगर पत्थर अगर गिरता है तो एसपी साहब को या साहिबा क्यों कंप्लेंट क्यों नहीं किया? संतों के ऊपर पत्थर हो गया है, संतों में से कौन थे वहाँ पर? संत कितने संतों जख्मी हो गए? क्यों संत वहाँ पर कंप्लेंट क्यों नहीं करे? वहाँ 10 लोगों में बिदर के एमपी, कमलापुर गुलबर्गा रूरल के एमएलए, वहाँ लोकल के एमएलए, यहाँ के गुलबर्गा साउथ के एमएलए और मुख्तलिफ कुछ लोग वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उसमें संत कौन थे? कितने संतों के ऊपर जख्मी हो गए? गाड़ी 4 व्हीलर जो गाड़ी है, गाड़ी को 1-2 पत्थर अगर करते हैं तो एक दिन में 4 एफआईआर और 4 एफआईआर कर पूरे गांव के नौजवानों को, खवातीन को, नाबालिग बच्चों को रात के 2 बजे
रात के 2 बजे पुलिस घरों के अंदर घुस के गिरफ्तार करती है। अंधेरा होने के बाद कानून क्या बोलता है, सूरज डूबने के बाद, सूरज उगने से पहले पुलिस किसी के घर में रेड नहीं मार सकती। और वहां पर जहां पर नाबालिग बच्चे और खवातीन जिस घर में होते हैं, सूरज डूबने के बाद रात के अंधेरे में 2 बजे 2:30 बजे घरों के अंदर घुस के एक दहशत का माहौल बना दिया। वहां पर गिरफ्तार किया गया 150 से ज्यादा लोगों को, 180 लोगों को पहले दिन गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद बैक टू बैक गिरफ्तारी होती गई, नाकाबंदी लगा दिया गया, वहां पर पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया। एक आदमी बयान देने के वजह से पूरा अलंग के लोगों को, ना सिर्फ मुस्लिम, तमाम मजहब के लोग मुतासिर हुए। वहां पर नाकाबंदी, वहां पर अलंग के मुकामी लोग जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। ये केस रजिस्टर होने के बाद रात के 2 बजे जब पुलिस वाले वहां पर घर के अंदर घुसे, वो दहशत में 2 लोगों की मौत हुई है, वहां पर 2 लोगों की जान गई है। ये 2 लोगों की जो जान गई उसका जिम्मेदार कौन है? अलंग के अंदर ये इंसिडेंट के वक्त 2 लोग जो अंदर उनका इंतकाल हो गया, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? ये जितने भी लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, वहां पर ये लोग उनकी जवाबदारी लेना होगा। मैं इस्तकबाल करता हूं कर्नाटक सरकार से, उन्होंने ये केसेस को विड्रॉ किया, देर से किया, देर आए दुरुस्त है, लेकिन मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से मैं ये गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर केसेस विड्रॉ करने से काफी नहीं होगा। जितने भी बेगुनाह लोगों को यहाँ पर केस में अरेस्ट किया गया है, जेल के अंदर डाला गया है, उनको तमाम लोगों को कंपनसेशन भी देना होगा। जब तक कंपनसेशन नहीं देंगे तो ये सिर्फ केस विड्रॉ करने से ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। यहाँ पर 2 लोगों को वहाँ पर जब मौत हुई, ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट किया गया, ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस चली गई। उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो पुलिस वहां पर लोकल के जो मुकामी पुलिस इंस्पेक्टर थे, डीएसपी थे, जो भी लोग थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उनकी वजह से ये माहौल वहां पर खराब हुआ है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जिसकी वजह से वहां पर आलम में माहौल खराब हुआ है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है अब तक? जो बयान दिया है 2022 से पहले वहां शिवलिंग की कोई बात नहीं थी। 2022 के बाद अचानक शिवलिंग कैसा है? 2022 से पहले वहां पर सिर्फ राघव चैतन्य की समाधि है बोलकर कहा जाता था। 2022 के बाद वहां पर शिवलिंग आता है और ये बयान देता है। ये जो बयान जो भी देकर यहाँ पर माहौल खराब करे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए था। आज तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर अगर केस विड्रॉ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। अरे मुसलमान भी यही हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो कोई बाहर के नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। मुसलमानों को दुश्मन समझना, उनके लिए नजरिया जो आप लोग रख रहे हैं, वो पहले तब्दील करो, चेंज करो। जब भी बयान देते हैं वो हिंदू की ताईद में, हिंदू के बेनिफिट के लिए, हिंदू के वेलफेयर के लिए वो लोग बाहर नहीं निकलते। सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह से अगर निकलता है तो जहर निकलता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए वो लोग बाहर निकलते हैं। एक पागल अगर निकलता है तो पूरे पागल उनके पीछे जाते हैं। पहले मालूम तो करो क्या है मामला, क्या केस है, क्या वहां पर क्या मामला है। सब आए, एक जने वहां पर आए, शिवलिंग है तो पूरे लोग शिवलिंग। खाली मस्जिदों के अंदर, दरगाहों के अंदर आपको मंदिर नजर आते हैं। यहाँ पर कानून देखना होगा, दस्तावेज देखना होगा, एविडेंस देखना होगा। सिर्फ कोई भी आ रहा है, वहां पर एक पत्थर है, वहां पर हर मजार के सामने नारे छोड़ने के लिए पत्थर रखते हैं, तो क्या वो शिवलिंग हो गया? यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल में दावा फाइल किया गया था, उसमें बता दिया गया है कि वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई एविडेंस यहाँ पर दाखिल नहीं किए। जो आज यहाँ पर बड़े बड़े बैठकर जो प्रेस मीट करता है, वो वहां पर कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं दाखिल किए। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वहां पर शिवलिंग है? ये कोर्ट का है, मेरा नहीं है। ये कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा गया है कि डिफेंडेंट नंबर 1 फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट टू शो दैट देयर इज ए शिवलिंग। अगर जब डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सकते, प्रेस मीट के अंदर लोगों को गुमराह करते हैं, आप लोगों के सामने गलत बयान देते हैं। यफी को मार जख्मी कर दिए, उनको गाड़ी को अगर जख्मी करते हैं तो 300 लोगों के ऊपर केसेस रजिस्टर करते हैं, 6-7 केस एक ही दिन में। ये इलीगल है बाबा, आपको कानून नहीं मालूम। आप सिर्फ ये
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इधर से न्यूज़ आई उधर से आई, ये देख देख कर वो बोलना बंद कीजिए। आपके पास दावा नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है, दावे के अंदर आप पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। आपको वहाँ पर पाबंदी है, आप वहाँ पर आनंद में नहीं जा सकते, आपको नहीं जाते, उसके बावजूद भी आप जो है यहाँ पर वीज़ा खराब कर रहे हैं। तो मैं प्रियंका खड़गे साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आपने जो फैसला लिया है, ये केस विड्रॉ करने के लिए आपने जो वहाँ पर सिफारिश की है, उस वक्त मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जितने भी अनासिर हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से रहने दो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब तक ये लोग जहर फैलाने वाले लोगों को खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये लोगों को जेल के पीछे नहीं डाला जाएगा, जब तक ये माहौल खराब होता ही रहेगा। गैर जरूरी, अरे स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट में जब डिस्कशन होता है तो बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका ओपिनियन लिया जाता है। ये स्टेट कंप्लेनेंट है, यहाँ पर पूरे जायजा लेने के बाद केसेस को विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करना गलत नहीं है, विड्रॉ कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स है, कैसा विड्रॉ करे, कैसा विड्रॉ करे। यहाँ पूरे केसेस स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से केसेस हैं, झूठे केसेस दाखिल किए गए हैं। तो मैं प्रियंका खड़गे साहब से खास तौर पे मैं गुजारिश करता हूं कि आप यहाँ पर गुलबर्गे के हैं, आप लोग आपके ऊपर आपसे हमको बहुत उम्मीदें हैं। आप यकीन है, आप दस्तूर कानून के दायरे में रहकर आप काम करते हैं और उसी की बात करते हैं। तो ये जितने भी लोग गुलबर्गा शहर में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसे लोगों को जेल के पीछे डाला जाए और ऐसे बयान देने से उनको रोका जाए।